नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। केंद्र सरकार ने पिछले शुक्रवार को बूचड़खानों के लिए मवेशियों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत 26 मई 2017 को इस बारे में एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक किसी भी को बाज़ार में मवेशी को लाने की इजाज़त तब तक नहीं होगी जब तक वो मवेशी के मालिक का नाम, पता और फ़ोटो पहचान पत्र साथ न लाए। साथ ही उसे ये भी बताना होगा कि मवेशी की उम्र कम है और उसे लाने का मकसद उसका कत्ल करना नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार उस अधिसूचना को नहीं मानेगी जिसके तहत बाज़ारों से खरीदे गए जानवरों को मारने पर प्रतिबंध की बात कही गई है। उन्होंने कहा, हम इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है और इस बारे में हम कानून का सहारा लेंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नए प्रतिबंधों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। विजयन का कहना है कि इससे मांस खाने वाले लोग तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही इसका असर राज्यों के अधिकार, गणतांत्रिक व्यवस्था और अनेकता के मूल्यों पर भी पड़ेगा। विजयन ने अपने पत्र में कहा है कि ये नियम लोकतंत्र के संघीय ढांचे और देश की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को बर्बाद करने के उद्देश्य से लाए गए हैं। साथ ही इस प्रतिबंध से लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों के जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी मच जाएगी। विजयन ने इस अधिसूचना को राज्य सरकारों के अधिकारों में केंद्र सरकार का दखल बताया है। इसके अलावा माना जा रहा है कि इस प्रतिबंध से मांस तथा चमड़ा कारोबार और निर्यात के प्रभावित होने की संभावना है। फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र की इस अधिसूचना पर रोक लगा दी है। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रतिबंध के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलू क्या होंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सीपीआईएम नेता और पूर्व सांसद हन्नान मोल्ला, बीजेपी नेता राजेश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े हमारे साथ होंगे और साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार नितिन सेठी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। हन्नान मोल्ला साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि केरल में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री ने इस अधिसूचना के ख़िलाफ़, जो कि पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के ख़िलाफ़ निरोधक अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, क्या कारण है? ये कारण यही है कि हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया जा रहा है पशु व्यापार पर, ये संपूर्ण रूप में किसान विरोधी है। हमारा देश का किसान का 70% इनकम फसल से होता है, 30% इनकम पशुधन से होता है। हजारों साल से होता है, एक दिन नहीं है, रातारात। और ये जो पशु, हर किसान अपना पशु, बूढ़ा पशु बेच देता है, उससे जो पैसा होता है उसी पैसा से नया बच्चा खरीद करता है। ये भी हजारों साल का परंपरा है। और इसके साथ साथ जो उसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, पशु से पशुपालन, दूध पालन, ये किसानों का एक बड़ा जरिए है। आज लाखों किसान, 52 किसान प्रतिदिन खुदकुशी कर रहा है उसका आर्थिक लॉस के कारण। और अभी ये 30% जो इनकम पशुधन से आता है, इस पर भी हमला होगा तो एक खुदकुशी बढ़ेगा, उसका समस्या और बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं ये किसान विरोधी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये उछल पछल कर देगा। ये हमारा ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था हजारों साल से तैयार हुआ है उस पर बड़ा हमला है। इसलिए हम इसको किसान विरोधी, ग्रामीण अर्थनीति विरोधी कहते हैं, इसलिए इसको हम विरोध करते हैं। और पिनराई जो कहा है, इस हमारा जो सोच है इसके साथ मिलता है। किसान सभा जो हम सोचते हैं, किसान, क्योंकि अभी भी 70% लोग गांव में रहता है, उसमें 60% किसान है। और कृषि व्यवस्था को, अर्थनीतिक व्यवस्था को मजबूत किया बिना हमारा देश का विकास भी नहीं हो सकता। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। हरनान जी, आप रहें जी। समर्थन तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े साहब जुड़ गए हैं। संजय हेगड़े साहब, ये बताइए कि एक तो आपकी क्या राय है ये जो केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, क्योंकि कई अखबारों में लेख लिखे गए हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मिस एडवेंचर बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड, यानी जीने के और खाने के अधिकार से वंचित करता है। और दूसरा ये कि मदुरई हाई कोर्ट ने, यानी मद्रास हाई कोर्ट की जो बेंच है, उसने इस पर स्टे लगा दिया। क्या वो उस राज्य तक ही सीमित रहेगा या देश के बाहर भी उस पर ये अमल होगा कि ये जो स्टे है वो जारी रह सकेगा? अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं
तो मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने स्टे लगाया है वो अमूमन तमिलनाडु में जारी रहेगा। यानी इसके मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है तमिलनाडु में नहीं चलेगी। पर ये जो फैसला मदुरई बेंच ने सुनाया है वो दूसरे हाई कोर्ट भी ये उस पर अमल कर सकते हैं। उसे अंग्रेजी में परसुएसिव वैल्यू कहते हैं। अच्छा, अगर एक कोर्ट ने ऐसा कर दिया है तो दूसरे कोर्ट्स भी वैसे ही स्टे लगा सकते हैं। आपको ये याद कि जब अमेरिका में मुस्लिम ट्रैवल बैन हुआ था तो कई सारे फेडरल कोर्ट ने स्टे लगाया था। पर एक फेडरल कोर्ट के स्टे लगने के बाद दूसरे कोर्ट्स भी और दूसरे ज्यूरिसडिक्शन भी वही कर देते हैं। हेलो जी, आप रहें, मैं आता हूं आपके पास। राजेश शर्मा साहब, आपकी सरकार ने ये फैसला किया, कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, कई संवैधानिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ये अल्ट्रा वायरलेस है, बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी? इसके बारे में सलाह मशवरा भी हो सकता था। देखिए, इसमें कोई जल्दबाजी कहीं से भी नहीं थी। इसको मिस इंटरप्रेट करके घुमा करके बताया जा रहा है। मैं आज आपको बताऊं कि ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गौरी मुलेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि आप गौवंश को बचाने के लिए इनके लिए कोई ऐसा रूल बनाए, कोई रेगुलेशन बनाए, और उसके लिए कमेटी गठन हुई। उसके बाद ये रेगुलेशन बन करके आए उनके सुझावों के जरिए, और 16 जनवरी से इस साल पिछले 5 महीने से ये पब्लिक डोमेन में पड़ा था। तब हमारे दूसरे जो पार्टी के लोग कह रहे हैं, अब जो विरोधी पार्टी कह रही है, जो और लोग कह रहे हैं, वो लोगों को जब पब्लिक डोमेन में था तब इस चीज के ऊपर सुझाव देने चाहिए थे, इसके ऊपर में बताना चाहिए थी कि इसमें क्या कमी है। तब ये सारे लोग शांत बैठे थे। ये इसको पॉलिटिकलाइज करना चाहते थे। जिस तरीके से कांग्रेस के एक नेता ने कन्नौर में सरेआम दिन दहाड़े हत्या करी एक काफ की, और उसके बाद में वो निर्ममता और क्रूरता की प्रकाष्ठा थी जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी। और मैं आज आपको बताऊं, आज 100 करोड़ हिंदू लोग जो कि गौ को माता मानते हैं, वो इस चीज से दुखित और पीड़ित होंगे। तो और इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने का राजेश शर्मा साहब, आपने 100 करोड़ लोगों की बात कही। गोवा में आप ही की पार्टी की सरकार है, वहां बीफ बैन तो नहीं है? नहीं, मैं बैन के लिए तो बात ही नहीं कर रहा। हमने बीफ बैन किया ही नहीं है जी। इस चीज को घुमा करके बोला जा रहा है। देखिए, आज सबको पता है कि बहुत दूर दूर तक नहीं, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि अगर इसमें सलाह मशवरा कर लिया जाए राज्यों के साथ, मुख्यमंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं वो शायद ना आते अगर केंद्र सरकार मशवरा करती। एक चीज और मैं बताऊं कि केंद्र सरकार के लिए, कि केंद्र सरकार के अधिनियम में नहीं है। आज सबको पता है कि 1960 में जो अगर हम एक्ट बनाते हैं उसके तहत अगर कोई रूल आता है तो फिर तो वो एक्ट भी बेमानी है। तो आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है? एंट्री 17 हमको ये राइट देता है कि हम किसी भी तरह से उनके ऊपर बर्बरता ना हो, उसके लिए हम बचाएं उनको। नितिन सेठी साहब जी, आप तो आर्थिक पत्रकार हैं, तमाम आंकड़े रखते हैं, और ख़ास करके हमारा जो 4 अरब डॉलर का मांस निर्यात है जो कि बफेलो मीट कहलाता है, भैंस का गोश्त, और इसके अलावा भी जो हमारा चमड़ा निर्यात का बाज़ार है वो भी काफ़ी बड़ा है। कई एसोसिएशंस की तरफ से जो लेदर एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि साहब ये बड़ा हमारे ऊपर बहुत एक मार है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही नोटबंदी की वजह से हम लोग प्रभावित हुए थे और अब ये होने जा रहा है। कितना बड़ा नुकसान है निर्यात को लेकर के इस अधिसूचना से? मेरे ख्याल से अलग अलग स्तर पे ये हमारी जो आर्थिक स्थिति है इसको अलग अलग स्तर से कमज़ोर करता है। एक जहाँ से आपने शुरू किया कि निर्यात में क्या फ़र्क पड़ेगा, आप एक सीधा आंकड़ा है कि करीबन 90% जितना गाय और कैटल हमारा बिकता है वो इन बाज़ारों में ही बिकता है जहाँ से पहले लेदर के लिए ले जाते थे या मीट के लिए ले जाते थे और खेती का काम के लिए ले जाते थे। तो वहाँ पे इनका ये कहना सही है कि ऑफिशियली कहीं ये नहीं बोला गया है कि बीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नोटिफिकेशन करता क्या है, बोलता है कि हम आपका गला नहीं घोट रहे लेकिन आपको सांस नहीं लेने देंगे। तो ये इस तरीके से इसको निचोड़ देता है। अगर आपको मवेशियों को बचाने के लिए कुछ करना था, बहुत सारे कदम थे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो गौरी मौलेखी केस 2015 का रेफरेंस आता है बार बार, अगर आप वो ऑर्डर पढ़ें, ऑर्डर में कहीं नहीं किया गया कि कैसे करना है। उन्होंने बोला गया कि बचाया जाए,
लेकिन इससे दूसरा जो परिणाम बहुत बुरा होगा, अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि आप पर्यावरण के मित्र हैं, कि इससे मवेशियों के लिए भी बुरा होगा। अगर मवेशी इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं कि आप उनको बेच नहीं सकते, आप उनके साथ कुछ काम कर नहीं सकते, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं बच जाती, तो आम आदमी भी उनको सड़क पे छोड़ देगा, क्योंकि उनको पालना मुश्किल है। तो इससे आपके डेयरी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, आपके मीट प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। जिस साल इस देश में सूखा आएगा उस दिन तो उस समय आप देखेंगे कि ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी, क्योंकि गरीब के पास और कोई चारा नहीं होगा इससे सिवाय कि पैसा उठा ले। ये भी एक आंकड़ा है साफ कि जितना मवेशी रखे जाते हैं उनमें से 70% जो है गरीब फार्मर्स के पास है। उनके लिए एक तरीके से इंश्योरेंस होती है, तो वो इंश्योरेंस वैसे ही सरकार नहीं ज़्यादा दे पाती, ये इंश्योरेंस आप ख़त्म कर देंगे उनकी। तो अलग अलग तरफ से आप हमारी आर्थिक व्यवस्था पे ये प्रहार है, और इसके नतीजे आज ही, ऐसा नहीं कि कल ही सुबह दिख जाएंगे, आने वाले 2-3 सालों में आप अलग अलग जगह पे देखेंगे इसका बहुत गंदा असर पड़ेगा। जी, संजय हेगड़े साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, क्योंकि इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सभी विकल्पों पर विचार कर रही हैं, अपने एडवोकेट जनरल के साथ उन्होंने बात की है। अभी मदुरई बेंच का स्टे आपके सामने ही है, तो कानूनी तौर पे ये अधिसूचना कहाँ कितनी खड़ी रह पाएगी? देखिए, जब तक उसे चैलेंज नहीं किया जाता और जब तक कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं करती है, ये हमें उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मानना पड़ेगा। परंतु आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के देखें तो जो 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है, लाइव स्टॉक यानी पशुपालन हर राज्य की जिम्मेदारी है, उसमें सेंटर का कोई हक नहीं बनता है, या जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं, वो उस पर कानून बनाने का सेंटर का अधिकार नहीं है। ये जो रूल्स बने हैं ये प्राइमरी लेजिस्लेशन नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट में इसे लाते, बिल पास करते, तो ये जरूर स्ट्राइक डाउन हो जाता है। पर अभी क्या हुआ है कि ये सिर्फ एक प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी की तरफ से वहां रूल्स बनाए गए हैं। इसे कहते हैं कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर जी, क्योंकि अगर आपके पास कोई एक चीज के लिए अधिकार है, किसी दूसरे चीज के लिए आपने इस्तेमाल किया है, इस पर भी मेरा ये मानना है कि कभी न कभी कोर्ट इस पर जरूर दखलंदाजी करेगी और जरूर स्ट्राइक डाउन करेगी। ठीक है, आप रहे संजय जी। राजेश शर्मा साहब, आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि उसकी वजह से ये कानून एक तरह से अधिसूचना सरकार ने जारी की है, लेकिन क्या वजह थी कि इसको संविधान के संशोधन के ज़रिए से संसद में ला करके भी किया जा सकता था, या आपको ये डर था कि शायद राज्यसभा में ये भी पास ना हो पाए? देखिए, इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी के ऊपर ही करना था, और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी के ऊपर ऑलरेडी ऑफ एनिमल्स 1960 का ऑलरेडी एक्ट है। उस एक्ट में फर्दर रेगुलेशन जोड़ करके, जो कि उसको हम उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि इसमें हम लेके जाते हैं, फार्मर्स लेके जाते हैं अपनी खेती के पर्पस के लिए, डेयरी के लिए, इनमें कहीं मना ही नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको स्लॉटर करने के लिए मना किया गया है। उसके लिए उसको एक अंडरटेकिंग देनी है कि हम मैं स्लॉटर नहीं करूंगा तो लेके जा सकता है, और स्लॉटर ही एक जरिया नहीं है जिसके लिए उस मार्केट में पशु आते हैं। इतनी सारी शर्तें आपने लगाई हैं कि साहब फोटो आईडी कार्ड हो, उसका पूरा पता हो, उम्र हो, सर्टिफिकेट हो डॉक्टर का, तो इतनी सारी चीजें करके गरीब आदमी कहाँ से करेगा? ये नॉर्मल है कि ये सारी चीजें पहले भी थी कि गौ को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो सर्टिफिकेट लेकर के, और सर्टिफिकेट के बेगर करते हैं तो ये स्मगलर्स करते हैं, जो लोग इस चीज को गलत तरीके से यूज करते हैं। पूरे ईस्ट इंडिया से लेकर के, वो वेस्ट इंडिया से लेकर ईस्ट इंडिया तक लेकर के जाते हैं, उसको नेपाल और बांग्लादेश में स्मगल करते हैं। ऐसे लोग जो हैं, जो कि सबको पता है कि इधर 50,000 रुपए में मिलता है, बांग्लादेश क्रॉस करते ही वो 1 लाख रुपए में मिलता है। तो ऐसी जो स्मगलिंग है, इन चीजों को रोकना है, और पशुओं के साथ में क्रूएल्टी कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं है किसी भी तरह से। जी नितिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं 2 चीज़ें साफ करना चाहूँगा। अगर आप यही रूल्स दोबारा पढ़ें जो सरकार ने पास किए हैं, इसी में एक क्लॉज दिया हुआ है कि जानवर को मारना क्रूएल्टी नहीं है। ये मज़ेदार बात है, इसी में एक क्लॉज है 60 का
और उसी के नीचे बोलते हैं सिर्फ कैटल के लिए। अगर इतनी मुश्किल है कि जानवरों को मारना, चाहे कहने के बावजूद अगर किसी पार्टी या किसी भी सरकार को मुश्किल हो जानवरों के मारने से, मच्छी का मारना बंद कर देना चाहिए, चिकन का मारना बंद कर, फिर तो हम एक अलग आयाम ढूंढ रहे हैं अपने देश के लिए। लेकिन जो संजय ने बोला, ये एक डुप्लिशियस तरीके से आप घुमा के वो करना चाह रहे हैं जो आप सीधा नहीं कर पाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मैं जानता हूं कि पर्यावरण मंत्रालय की मंशा भी नहीं थी, ये उनके ना जाने में हुआ है, क्योंकि ये जो रूल्स बने हैं मंत्रालय ने खुद नहीं बनाए, किसी और ने बाहर से बना के इनको दिए, वो अंदर घुस गए सरकार में, और अब उसको उनसे पीछे हटना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि राजनीति ऐसी है। ठीक है, हन्नान मोल्ला साहब, आप सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, या ये कि आप वाकई गंभीर हैं कि इससे जो आपके पिनरई विजयन साहब कह रहे हैं बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, क्या वाकई इतना गंभीर है? बहुत ही गंभीर है। हम देशप्रेमी है, हम देशद्रोही नहीं है, हम किसान का दुश्मन नहीं है, तो कभी हम इसको समर्थन नहीं कर सकते। ये बात हम सालों से बोल रहे हैं कि किसान को बर्बाद किया जा रहा है, किसान किसी अर्थनीति को बर्बाद किया जा रहा है, और घूम फिरा के किया। एक केस, एक गाय नेपाल में ना जाए उसके केस था, उसी केस को सामग्रिक रूप पे क्रुएल्टी केस भी नहीं था, एक नेपाल में जाना बंद करने के लिए केस किया, उसी केस को इसी में जोड़ दिया। दूसरा है हमारा एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो उसको इसका नहीं इस्तेमाल किया। तीसरा है क्रुएल्टी, जानवर के खिलाफ क्रुएल्टी के नाम पे इंसान को मारने का आज़ादी दे रहा है। चौथा है बोल रहा है आप ले जा सकता। मोदी जी बोला था गोरक्षक का 80% गुंडा है, ये मोदी का स्टेटमेंट है, 80% गुंडा है। आज गुंडा देश छाए हुए है, जहां भी मौज ले जाएंगे पकड़ के, खरीद करके, किसी भावे ट्रक में, पैदल में, उसको पीट के मार डाला जाता है। तो एक गोरक्षक गुंडों के हाथ से ये कैसे किसान बचेगा, कैसे अपना सामान बेचेगा, कैसे उसको आर्थिक व्यवस्था को बचाएगा? एक साजिश का तरह किया जाता है, सबके पीछे एक गहराई कम्युनल कॉन्स्पिरेसी है। ये है इसका। संजय हेगड़े साहब, इसमें अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं, मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, उनके सामने क्या विकल्प हैं कानूनी, और किस तरह से वो इसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना एक रास्ता होगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रास्ता नहीं है, हर एक हाई कोर्ट भी अपना अपना रास्ता ढूंढ सकता है उस स्टेट के लिए। आपने देखा ही है कि मद्रास ने तो कर ही लिया है, अब शायद केरल के मुख्यमंत्री या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने अपने हाई कोर्ट्स पहले जाए। पर अमूमन ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जब 1, 2 या 3 हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, तो उसके खिलाफ जो भी है, या सरकार या केंद्र सरकार या कोई गौरक्षक का जो भी आदमी है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में बाद में ले आता है अपील में। मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एकमात्र रास्ता नहीं है, हर हाई कोर्ट के पास भी पावर है, क्योंकि भारत में जितने सारे हाई कोर्ट्स हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। ठीक है, नितिन सेठी, मैंने आपसे सवाल किया था कि इसकी जो इकोनॉमिक पहलू है, आर्थिक पहलू है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद लोगों की जो इससे जुड़ी हुई है व्यवसाय से, चाहे वो मीट एक्सपोर्ट का हो, चाहे वो चमड़ा निर्यात का हो, या उससे जुड़ी हुई और जो चीज़ें हैं, व्यवसाय हैं, वहाँ बिलियन डॉलर्स का ये निर्यात होता है, उसमें 35 से 40% की कमी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। क्या कहेंगे आप? अनुमान लगाएं तो इस मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव फिगर है, इससे ज़्यादा भी झटका लग सकता है। और आप ये भी देखिए कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर का ये करीबन 1/4 हिस्सा है, और एग्रीकल्चर भी जो हमारा सस्ता रह पाता है, अगर फार्मर को कुछ मुनाफा जितना थोड़ा बहुत हो पाता है, वो इसी कारण है कि उसके ट्रैक्टर किराए पे नहीं लेने पड़ते, मशीनें किराए पे नहीं लेनी पड़ती, मवेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, दूध पैदा कर सकते हैं, इसी को बेच के आप बचाते हैं, बुरे दिनों में आप गाय को बेचते हैं। दोनों लेवल पे, एक इंडस्ट्रियल लेवल पे कि आप एक्सपोर्ट हम क्या क्या कर पाएंगे और उस पर जितना इससे झटका लगेगा, और एकदम प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो झटका लगेगा, अगर दोनों को इसको मिलाते हैं तो मुझे लगता है, अंदाजा कुछ लोगों ने लगाया 4 से 5% GDP आपका अगले 3-4 साल में इसमें असर पड़ सकता है। जी, राजेश शर्मा साहब, आपकी पार्टी में एक टर्म यूज़ होता था पिंक रेवोल्यूशन, और उसको रोकने की बात थी।
क्या इस अधिसूचना को हम उसी मुद्दे से जोड़ करके देख सकते हैं? इस अधिसूचना को कहीं से भी उस मुद्दे से जोड़ा ही नहीं जा सकता। ये किसी ना किसी तरह से, मैं कह रहा हूं, जो हमारे साथी कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों ने शुरू से मुद्दों को कम्युनलाइज करने की कोशिश करी है और ये आज भी इसको करने की कोशिश करी है। और मैं नितिन जी को भी करेक्ट करूंगा कि वो कहते हैं कि हम ट्रैक्टर की जगह मवेशियों को यूज करें, तो उसमें उनके लिए कहीं रोक नहीं है कि हम ट्रैक्टर की जगह मवेशियों को यूज करें, एग्रीकल्चर फार्मिंग में हम मवेशियों को यूज करें, उसमें कहीं पे भी रोक नहीं है। स्लॉटर के लिए मना किया गया है, जिसको कि एक आपने वो दे करके करना है। और यही आज के दिन जो पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी का 4 दशक पहले ये काव और काफ एक सिंबल हुआ करता था। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी को मैं जरूर कोट करूंगा, उन्होंने कहा था मेरे लिए स्वराज जितना जरूरी है उतना ही जरूरी गौ रक्षा है। उसी महात्मा गांधी को अपना प्रेरक मानते हुए, लेकिन गांधी जी ने ये भी कहा था कि मैं गौ रक्षा के लिए अगर कोई गाय को मारता है तो मैं उसे मरने दूंगा, लेकिन मैं किसी आदमी की हत्या नहीं करूंगा। और अब हम देख रहे हैं आदमी की हत्या हम भी नहीं चाहते, और हर कानून पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे प्राइम सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा है कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम उस चीज में पूरी तरह से अड़िग हैं और खड़े हैं। आर्थिक हत्या ना हो हमारी। जी नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे सिर्फ ये नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर देश की एक बड़ी आबादी, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, केरल और देश के अन्य भागों में बड़ी तादाद में लोग मांस खाते हैं, तो क्या उनको पिनलाइज किया जाएगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमने बैन किया ही नहीं, हम बंद कर ही नहीं रहे हैं। उस मार्केट में क्या होता है, उसको बहुत दूर 2-2 हजार किलोमीटर आप गायों को लेकर के जाते हो। जिस तरह की बात आई मछली को या चिकन को, उनको उतने किलोमीटर नहीं लेके जाते हैं। गायों को 2-2 हजार किलोमीटर ट्रकों में लेकर के जाते हैं और रास्ते में मर जाते हैं। और ऐसी कोई एक वो नहीं है, उनको अलग तरीके से लेके जाता है, उनको कोई एक तरीके से नहीं। ये हजारों घटनाएं इस देश में घटी है, जब गाय जो पहुंचती है ट्रांसपोर्ट होकर के, उनकी बुरी हालत होती है, वो मरी भी मिलती है। चलिए ठीक है, गाय की बात समझ में आती है, लेकिन पूरे गौवंश 34,000 गाय जी राजस्थान का गौशाला में मरा है। बीजेपी का राज है, गौ माता का बचाने वाला का राज है। 34,000 गाय मर रहा है क्योंकि उसको पैसा सरकार दिया, वो पैसा खा गया है, गाय को पास खाना नहीं दिया। आज गांव में जाओ, देखो मरा हुआ, आध मरा गाय सब पड़ा हुआ है गौशाला का नाम पे। हम चाहते हैं सरकार खरीद कर ले, बूढ़ा गाय सरकार खरीद कर ले किसान के लिए, उसमें किसान का कुछ पैसा हो जाएगा और सरकार उसको। लेकिन अगर सरकार ऐसा कर लेगी तो आप उससे राजी हो जाएंगे? फिर हम चाहेंगे किसान का कम से कम। ये किसी चीज से राजी नहीं हो सकते। इनको तो ये पता था कि कांग्रेस में कोई बात नहीं, आरोप ना करें। किसान के साथ बूढ़ा गाय सरकार खरीद ले और अपना अच्छा गौशाला में रखे, उसको जितना सुविधा देना चाहिए, चारा देना चाहिए, उसको सुविधा देना चाहिए, ऐसा बचाना चाहिए। बचाना है तो उसको प्लास्टिक खाना और नर्दमा के गंदा खाने के लिए छोड़ देता है और माँ के नाम बोल के दूसरे पर हमला करके जान लेना इंसान का, ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम कह रहे हैं। जी नितिन, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं कहता, अगर जितनी गौशाला हमें चाहिए होंगी, अगर हम ना मानना चाहें किसी भी गाय को और भैंस को, तो करीबन 22 से 35 हजार करोड़ रुपया लगेगा सिर्फ हमें उतनी गौशालाएं खड़ा करने का। तो ये जो मतलब एक बनाया जाता है हुआ कि गौशाला हो जाएंगी, गायों को वहां रखा जाएगा, चारा दिया जाएगा, ये बेवकूफाना की बात, बेवकूफी की बात है, एक कदम आगे बेवकूफी की तरफ है। इसमें बहुत सिंपल है कि कैटल की अपनी एक इकोनॉमी होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। आप उसको खेत में तभी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्तर के बाद आप उसको 5-10-20 हजार रुपए में बेच सकेंगे, उसकी वजह से आप उसी पैसे से कुछ और कर सकेंगे या नई गाय भैंस ला सकेंगे। अगर आप ये सब ट्रेड बंद कर देते हैं, और जैसे ये बोल रहे कि हमने बीफ बैन नहीं किया है, अगर आप मार्केट में बीफ बैन नहीं है तो मार्केट में बीफ के लिए बेचने के लिए क्या आपत्ति है आपको? बेचने दीजिए, अच्छी तरीके से बेचने दीजिए। आप बोल दीजिए कि भाई इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए, ये होना चाहिए, 4 इसमें काम होने चाहिए, पर बोलना कि आप मार्केट में नहीं लाएंगे स्लॉटर करने के लिए, लेकिन स्लॉटर अलाउड है, तो आपने वोट ही दिया ट्रेड का, और इसका असर बहुत बुरा होगा। मैं कहता हूँ रूरल इकोनॉमी से लेके जो हमारे यहाँ नौकरियों की वैसी ही कमी है, यही सेक्टर थे जहाँ आपको नौकरियां मिल रही थी, बढ़ रहा था, आप देख रहे थे, आया निर्यात बढ़ रहा है, आप ये भी देख रहे थे कि जबकि खेती कम हो रही है, लाइफ स्टॉक में एक्चुअली 2 से 3% ग्रोथ दिख रही थी 2009-10 से लेके अभी तक, हर साल होती रही, सूखे के समय में भी होती रही है। आप देखेंगे वहां पे भी हमारी जीडीपी पे फर्क पड़ेगा इससे। जी राजेश शर्मा साहब, कोई पुनर्विचार होगा या आप चलेंगे इसी पर मजबूती के साथ? नहीं, पुनर्विचार का कोई इसमें जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह से। इसको तो डेविएट करके कम्युनलाइज करा जा रहा है इशू को, ये कहीं पे भी नहीं है। आज बेसिकली है कि मार्केट के अंदर में
वो स्लॉटरिंग के लिए नहीं बेची जानी और बाकी कोई भी चीज में मनाही नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि उसकी तो ट्रांसपोर्टेशन स्लॉटर होती है। हाउस के लिए जानवर कहाँ से आएंगे? स्लॉटर हाउस के लिए नॉर्मली जो और तरीके उससे आते होंगे वो आएंगे, पर उस मार्केट से लेकर के उसको दूर दूर तक जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो चीज बंद हो जाएगी। गाय भैंस बैल एक झूठ प्रचार है जी। एवरी 10 किलोमीटर देयर इज गाय बेचने वाला बाजार है। पूरे हिंदुस्तान में 10-15 ऐसा दुकान है। मेरे पास वहाँ वक्त से की लोग को बहुत खरीद करते कमी हैं, है। 5-7 आपसे किलोमीटर। माफ़ी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश शर्मा साहब आपका, नितिन सेठी जी और संजय हेगड़े साहब हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करनी चाहिए कि जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं इस नए पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम की अधिसूचना को लेकर के, और जिस तरह से राज्य सरकारें इसके खिलाफ आई हैं, उस पर विचार किया जाए। देश के सभी लोगों को जीने का, सम्मानजनक तरीके से अपनी आदतों के मुताबिक खाने का हक मिले, यही संविधान की एक गारंटी भी है। और इसी उम्मीद के साथ हम आशा करते हैं कि देश में सद्भावना का माहौल बना रहेगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।